पाकिस्तान नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के मसाइल तो बहुत सारे हैं, हम उन पर बात भी करते रहते हैं, गुफ्तगू भी करते रहते हैं, कोई हल भी तलाश करते रहते हैं। आज मेरा इरादा कुछ सवाल करने का नहीं है, अपने साथियों से बड़े हमारे ऐसे लोग शामिल हैं जो कुछ हमारी रहनुमाई कर सकते हैं। मैं उनसे ही रहनुमाई चाहता हूँ कि बताएं हम कहाँ खड़े हैं, क्या सूरत हाल है, क्या मामला है हमारा। बजट आ गया है, बजट पर मैंने कोई एक राय नहीं सुनी जो उसके हक़ में हो, सिवाय वज़ीर ख़जाना की। हुकूमती पार्टी में भी कोई ऐसा नज़र नहीं आता जो डट कर खुल कर जिसे जवाबदेह होना है आवाम के सामने, वो खुल कर बात कर सके कि बजट जो है बड़ा आवाम दोस्त है या अच्छा है या उम्दा है या उसको डिफेंड कर सके। दूसरी तरफ अमरीकी कांग्रेस ने एक करारदाद पास कर दी है, अब कुछ डिफ्यूज़ होती भी नज़र आती है। उधर से कुछ बयान आने लगे हैं कि हम अमरीका ये कह रहा है कि हम पाकिस्तान से बेहतर ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं, वो भी छोटे लेवल से कहा जा रहा है। कुछ अजीब सूरत नज़र आती है कि अमेरिका शायद हमें प्रेशराइज तो करना चाह रहा है, कुछ दबाव डालना चाह रहा है। किस वजह से डालना चाह रहा है? क्या सी पैक का मसला है, कुछ और मसला है, या सचमुच हमारे इंटरनल मामलात के बारे में उससे इतराज़ होता तो उससे ना ज़ौलक पे इतराज़ हुआ, ना अयूब खां पे इतराज़ हुआ, ना याया खां पे इतराज़ हुआ, ना ज़ौलक पे इतराज़ हुआ, तो इंटरनल मामले पे कहाँ से इतराज़ शुरू हो जाएगा उससे? आप अच्छा हो सकता है जमहूरियत आ गई हो ज़्यादा वहाँ, ये ट्रंप और जो बाइडन की लड़ाई के बाद ज़्यादा जमहूरियत वहाँ चमक उठी हो, कुछ कह नहीं सकता। गज़ा पर बमबारी के बाद उसमें इजाफा हो गया हो, कुछ नहीं कह सकता। लेकिन कुछ वहाँ से भी कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ लोगों का ख्याल है कि हमें इस तरह ब्लंटली करारदाद पास नहीं करनी चाहिए थी अपने ऐवान में, बल्कि बड़ी डिप्लोमेटिकली सफारतकारी के ज़रिए उसे आगे लेके जाना चाहिए था। और तीसरा ये जो अज़्म इस्तेहकाम का मसला था, जिसके बारे में कहा जाता है कि ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। आम तौर पे अगर कोई ऑपरेशन किया जाता है तो इस तरह कोई पार्लियामेंट से करारदादें मंजूर कराई जाती हैं कि नहीं कराई जाती हैं, ये एग्जेक्टिव का ही मामला होता है, ये जहाँ के सचमुच की ये कोई पार्लियामानी मसला होता है। हाँ, शक भी लोगों को इसलिए पड़ता है कि जब किसी मशहूर कराची ऑपरेशन हुआ था तो यही कहा गया था कि सिंध में डाकू बहुत बढ़ गए हैं, अगवा बराए तावान की मामला बहुत ज़्यादा हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करना है। कार्रवाई अंदरून सिंध शुरू हुई और कराची में आके अपने प्राइम पे पहुंची, नज़र वहाँ आई, और बाद में सिंध अंदरून सिंध भूल गए और सब कुछ कराची, और कराची में भी MKM के ख़िलाफ़ शुरू हो गया। तो जमातों का कुछ उसके बारे में सोचना, गौर करना और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करना ये मानी रखता है। तो ये इन मामलों में मैं कोई आज सवाल नहीं करूँगा, मैं रहनुमाई चाहूँगा आज अपने साथियों से। हमारे साथ मौजूद हैं अरशाद आरिफ साहब, हमारे बड़े सीनियर साथी, सहाफ़ी, मदीर, कारनवीस, दानश्वर, वो मौजूद हैं। PJ मीर साहब, जिनके बारे में हमेशा कहता हूँ कि जब से निजी TV वजूद में आया है, वो एंकरिंग के ये जो मैं अब कर रहा हूँ उसके पायनियर हैं, इसमें कोई शक नहीं है जी। और मज़हर बिल्लाह साहब, हमारे बहुत सीनियर और बेबाक सहाफ़ी हैं और बड़ी खुल के बात करते हैं। ये तीन साथी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे एक आध की और तवक्को है, अगर शामिल हो गए तो वेलकम, वरना हम इन्हीं से कुछ रहनुमाई हासिल करते हैं। अरशाद आरिफ साहब, आप मुझे बताइए, तीन बातें मैंने अर्ज़ की हैं। एक तो बजट क्या नक्शा पेश करता है, दूसरा मैंने करारदाद की बात की है, और तीसरा मैंने बात की है अज़्म इस्तेहकाम की। मैंने PTI की अंदरूनी लड़ाइयों की बात नहीं की है जो आजकल ज़्यादा फैल रही हैं। इस किस्म के मामला भी बड़े अहम हुआ करते हैं, दिलचस्पी का बायस बनते हैं लोगों के। हामिद खान खुद कह रहा है, फवाद चौधरी खुद कुछ कह रहा है, उमर अयूब इस्तीफ़ा दे रहा है। ठीक है, ये सारा मामला मौजूद है, लेकिन ये जो बड़ी मामलात हैं इसमें किसी एक पर रहनुमाई फरमाइए, उसी पर हम गुफ्तगू करेंगे सब साथी, फिर बारी बारी हम दूसरे मसाइल पर मुख्तलिफ सेगमेंट में गुफ्तगू करते जाएंगे। आप खुद इंतखाब कीजिए, कुछ रहनुमाई कीजिए। मेरे लिए बजट तो खैर अहम है ही है, हमारी हम सब की ज़िंदगी का मामला है, हमारे जो है लाइफ स्टैंडर्ड और क्वालिटी का मामला है, जो ज़ाहिर बात है कंप्रोमाइज़ होगी। लेकिन मेरे ख्याल है ये जो करारदाद है अमेरिकी कांग्रेस की, ये इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है और इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि पहली बार इतनी बड़ी तादाद में 85% ऐवान का 85% समझ लीजिए और हाज़िर अरकान का 98% लोगों ने पाकिस्तान के इलेक्शन पर, पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ पर और पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात हैं सियासी और जमहूरी, उस पर एक मुनफी राय दी है। अगरचे ये नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन है, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन आपको मालूम है कि अमरीकी हुकूमत और अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट हो या वाइट हाउस हो, इस तरह की करारदादों का या इस तरह के जो मामलात हैं उसको
इस्तेमाल करता है ब्लैकमेलिंग के लिए, ये उसका पुराना वतीरा है कि अगर तो उन्होंने कुछ रियायत देनी है तो उसको नॉन बाइंडिंग रहने देंगे, और अगर उन्होंने हमारे कोई बाजू मरोड़ने हैं तो वो कहेंगे जी ये तो अवामी नुमाइंदों का प्रेशर है हम पर, और देख लें जी आपके मामलात को। क्योंकि जो वाइट हाउस का तर्जमान जब भी बोला है और जब भी उससे सवाल हुआ है तो पाकिस्तान के इंतखाबी अमल पर, 8 फरवरी के इंतखाबी अमल पर उसने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और तहकीकात की बात भी हो चुकी है। तो ये एक लिहाज से उसको मजीद सपोर्ट मिली है और इतने वसी पैमाने पर मिली है। अब इसको ये कह कर रिजेक्ट करना मेरे ख्याल बड़ी सादगी होगी कि जी ये तो पीटीआई के लॉबिंग का नतीजा है। तो इतनी कामयाब लॉबिंग कि आप 368 अरकान को कायल कर लें तो बिला वजह तो नहीं हो सकती, सिर्फ लॉबिंग तो नहीं है। इसका मतलब है कि हकीकत में जो सूरत हाल है वो इतना मनफी है आपके इंतखाबात पर। ऑलरेडी लोगों को इतने तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जब उनको लॉबिंग की गई तो वो कायल हो गए। उन्होंने कहा कि हाँ बाकी हम पहले से यही सोच रहे थे, तो आपने हमें कुछ और चीज़ें सामने रख दी हैं। एक तो इसका ये पहलू है। दूसरा जो हुकूमत का नुक्ता नज़र है उसके अंदर तज़ाद मौजूद है। जब ये साइफर का मामला था तो उस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ साहब हूँ, खा बिलावल भुट्टो हो, ख्वाजा आसिफ हूँ, ये जितने लोग हैं वो कहते हैं कि ये तो रूटीन की बात है, ये तो मामूल की बात है, और हमारे जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ वो तो हमारी लाइफ लाइन है, अमेरिका को हम नाराज नहीं कर सकते, इसको इग्नोर करना शाह चाहिए। साहब ये बात ठीक है, आप कहते हैं तजाद है इसमें, तो तजाद इसका पीटीआई के मौक़ों में भी नहीं नजर आता आपको कि साइफर वो कहते थे कि मदाखलत की गई है, इसमें कहते हैं इसको दाद दे रहे हैं। नहीं सर, देखें अमेरिका, मैं वैसे सवाल पूछ रहा हूँ, आज सिर्फ रहनुमाई चाहिए मुझे। नहीं, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, अमेरिका की हुकूमत का एक इंटरफेरेंस करना और ऐवान का तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक है आपके यहाँ एक अमल हुआ है 8 फरवरी की शक्ल में, जिस पर अभी तक तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं अंदरून मुल्क भी कोई ऐसी सियासी जमात नहीं जो ये ना कह रही हो कि जनाब वाला यहाँ धांधली नहीं हुई। अच्छा ठीक खुद है, मुस्लिम लीग के लोग ये बात कह रहे हैं। और उसके बाद जितने ऑब्जर्वर आए बैरून मुल्क से उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ चुके हैं। ठीक और बात। फिर अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है और व्हाइट हाउस है वो भी तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर कर चुका है। लेकिन वो तो कहते हैं कि ये हमारा चीज़ है। स्टेट डिपार्टमेंट तो ये भी कह चुका है कि अंदरूनी मामला से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आज भी उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान से खुशगवार ताल्लुकात के कोशिश करते रहेंगे और कायल हैं, ये भी कहा नहीं, है। बिल्कुल ठीक है, अंदरूनी मामला ही करार दिया है। लेकिन साथ ही साथ आपको याद होगा कि पहली जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें भी ये कहा गया था कि हुकूमत पाकिस्तान को उस पर जो है तहकीकात करानी चाहिए और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। इसीलिए जब ख़त लिखा था, जो ख़त आया था हमारे वज़ीर आज़म को बाइडेन का, उसमें भी मुबारकबाद नहीं दी गई थी, वो आपको याद होगा। और यूरोपीय यूनियन के किसी मुल्क के सरबराह ने हमारे चले आपकी बात समझ आई कि हमें यानी कि अकल के नाखून लेने चाहिए। अब दुनिया हमें क्या कह रही है, इस तरह का मौक़िफ़ है आपका। अपने सिस्टम को ठीक करना ठीक बात है, ठीक बात। जी पीजे मीर साहब, ये आपने बात सुनी कि 3 बातें हमने सवाल उठाए थे। अब ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब भी शामिल हो गए, इसलिए मैं रिपीट भी कर रहा हूँ। एक तो हम इस करारदाद पे गुफ्तगू कर रहे हैं, दूसरा बजट पे करेंगे, इस सेगमेंट से करारदाद पे गुफ्तगू करेंगे, बजट पे करेंगे, और तीसरा ज़रबे जिसे हम अज़्म इस्तेहकाम कह रहे हैं उस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन बाद के सेगमेंट पे। आप ये जो शाह साहब ने फरमाया है करारदाद के हवाले से, अमरीकी करारदाद के हवाले से, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें जी, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अब जो जितने भी आप सियासी कारकुन देख रहे हैं, पर्टिकुलरली पीटीआई के, ये सियासी कारकुन, इनको मैं नहीं कहूँगा, ये सियासी गोरगन है, ये अपनी कब्रें खुद खोद रहे हैं। एक दूसरा ये है कि जब आपके पास एक क्राइसिस आया हुआ है, इकोनॉमिक क्राइसिस, तो आप इसको बैठ के क्यों नहीं रिजॉल्व करते? अब वो क्यों नहीं करते, मैं आपको बताता हूँ। हमारे जैसे मुल्क जो होते हैं, इनकी बोरोइंग इतनी हो जाती है कि ये वापस कर नहीं सकते। और आज जो बजट की हम बात कर रहे हैं, ये फिर ऐसे ही बजट आते हैं बिकॉज बजट के पैसे वो तो आपने और मैंने देने थ्रू टैक्सेशन। 39 किस्म के आपके पास डिफरेंट टैक्सेस लग गए हैं। ये क्यों लगे हैं? इसलिए बिकॉज
इन्हीं पॉलिटिशियंस ने इतना पैसा बोरो कर लिया फ्रॉम द बैंक कि ये वापस कर नहीं सकते, इंडस्ट्री आपकी चल नहीं रही है, और साथ साथ आपकी ओवर स्पेंडिंग हो रही है। 25 से 50 बिलियन अगर आप एफबीआर के डिपार्टमेंट को या कहते हो कि वो खर्चेगा, तो मुझे बताएं, आप बिजली की रोना रोते हैं, आपने मुफ्त गवर्नमेंट सर्वेंट्स को बिजली दे दी हुई है, मुफ्त दे दी हुई है, आपकी बिजलियां इस तरह जाती है कि जिस तरह पानी के भाव, उसके पैसे कौन दे रहा है? आप और मैं दे रहे हैं। तो द क्वेश्चन है राइजेस, हम अपने घर को, जिस तरह इरशाद दारी साहब ने बात की है, हम अपने सिस्टम्स को ठीक नहीं करेंगे, इसी हालत के अंदर हम रहेंगे, हम इसी तरह मकरूज होते रहेंगे, और एक पॉइंट आ जाएगा हम टुवर्ड्स बैंक। अभी तो कई इकोनॉमिस्ट बैठे हुए सीरियस किस्म के, वो कह रहे हैं वी आर हेडिंग टुवर्ड्स बैंक्रप्सी। हम कब तक करेंगे? हम अवाम का ये जो गला है, ये कब तक घोंटते रहेंगे कि पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड ऑल दैट, ये इतना इस पे आपने टैक्स लगा दिया, और उस ऊपर से नॉन फाइलर्स के ऊपर आपका नॉन फाइलर जो रेमिटेंस देता है बाहर से, वो कभी सोचा तुमने वो क्या रेमिटेंस भेजेगा इस तरह? वो तो कुछ और कर देगा, वो तो कुछ और ये चक्कर चला के पैसे भेजेंगे, क्योंकि आपने उन पर टैक्स ठोक देना है। तो व्हाई वुड दे सेंड योर फॉरेन एक्सचेंज इन दिस कंट्री? सो द क्वेश्चन इज, आप अपने आप को आपने रिव्यू करना है। मैंने मीर साहब शायद आपके भी पुराने प्रोग्राम्स के कई दफा कहा है कि आप इंडस्ट्रियलिस्ट को, टॉप सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट को बिठाओ, ये मंशा साहब को बिठाओ, अखिल करीम डैडी को बिठाओ, वो मोती वाली को बिठाओ, सब ऐसे लोगों को बिठाओ जिनके अपनी इंडस्ट्री चल रही है, वो आपकी कम से कम गाइडेंस तो दे सकेंगे कुछ। आप उस बंदे से बनवा लेते हो बजट्स जिनको पाकिस्तान का इकोनॉमी का पता ही कुछ नहीं। सो द क्वेश्चन है राइजेस, हमने अपने आप को रिव्यू करना है। रिव्यू एक ही तरीके से होगा, मिल के रिव्यू होगा, अकेले रिव्यू नहीं होगा, क्योंकि एक करता है दूसरा नहीं मानता, दूसरा करता है आप नहीं ठहरते। तो हम हर जगह इख्तलाफात के एक कटोरे में बैठे हुए हैं, और फिर हम करारदादें पास कर देते हैं, और ये जो करारदादें हैं दैट मीन्स नथिंग। उसके बाद हमारा जो सबसे बड़ा फेलियर है मीर साहब, वो है कमीशन। जब आप कमीशन बनाना शुरू करते हैं, तो दैट मीन्स यू फेल्ड इन योर डिपार्टमेंट। ठीक कमीशन की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक इंटरनल करवाएं। जी मीर साहब, मैं आता हूं दोबारा आपके पास। मजहर बिल्लाह साहब, हमने शुरू किया करारदाद से, जो अमरीकी करारदाद पास हुई, जवाब में हमने करारदाद पास की, शाह साहब ने उस पर तफसील से बात की, पीजे मीर साहब ने इससे स्टेप इन किया, बजट की कुछ हिस्से बयान किए जो यकीनन हमारे कंसर्न है, हमने उस पर भी बात करनी है। आप इन पूरी सूरत हाल पर, अभी मैं तीसरे मसले पर भी आऊँगा, जो ख़ास तौर पर जिसे हम अज़्म इस्तेहकाम कहते हैं, नाम रखने वालों को सोचना चाहिए था कि इसको बगाड़ा भी जा सकता है, जैसे बगाड़ दिया फजल रहमान साहब ने, अदम इस्तेहकाम कह दिया, लफ्ज़ नाम रखते हुए सोचना चाहिए। आप इन सारे मामलों पे क्या कहना चाहते हैं और किस चीज़ पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं? शुक्रिया मीर साहब। मैंने इरशाद आरफ साहब की गुफ्तगू सुनी है, पीजे मीर साहब की गुफ्तगू सुनी है। अच्छी बात तो ये है कि हम अपने घर में इंसाफ का बोलबाला करें, हम अपने मामला इतने बिगाड़े ही ना, हम इलेक्शन में धांधलियां ना करें, हम इंसानी हकूक की पासदारी करें, और हम ये जो इज़हार राय है इस पर पाबंदियां ना लगाएं, तो दुनिया हमारे बारे में कुछ नहीं कह सकेगी। अब देखिए, करारदाद तो भारी अक्सरियत से मंजूर हुई है कांग्रेस में, और 98% जो हाजिर सरवस थे वहाँ हाजिर थे अरकान, उन्होंने हमायत की। इसका मतलब है कि कांग्रेसमैन जो हैं वो अक्सरियत ये समझती है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की वायलेशन हुई, धांधली हुई, और इज़हार राय पर भी पाबंदी लगी हुई है। अब अगर ये करारदाद सेनेट से मंजूर हो जाती है, तो फिर स्टेट डिपार्टमेंट जो मर्जी कर ले, सेनेट की करारदाद जब मंजूर हो गई तो उस पर अमल दरामद करना पड़ेगा। अभी जो करारदाद है क्या करेंगे वो, उसको नहीं, मैं मतलब सवाल पैदा होता है कि वो क्या करेंगे और हम क्या करेंगे, ये इस सवाल का जवाब चाहिए हमें। वो आप उन्होंने क्या, वो तो करना जो है वो शेर ने करना है, उन्होंने अच्छा। करना है। वो आप पर इक्तिसादी पाबंदियां लगा सकते हैं, आप पे नरमी बरतें, और सेनेट में करारदाद मंजूर ना हो और ये कांग्रेस की करारदाद ही सिर्फ सामने रखी जाए, तो वो आप पे ऑफिशियल पाबंदियां लगा सकते हैं। मसलन आपका सदर या वजीर आजम अमरीका नहीं आ सकता 6 महीने के लिए, मसलन आपके
मिलिट्री या ऑफिशियल डेलीगेशन जो है वो नहीं आ सकती अमेरिका। पैसे तो बचेंगे यार हमारे। आपके तो पैसे बचेंगे हाँ हाँ। लेकिन नुकसान बहुत सा हो जाएगा ना, हम्म और मुल्कों तक ये बात चली जाएगी। हम्म और अगर आप पे इक़्तिसादी पाबंदियां लगा दी, मसलन हम्म आपको को कहते हैं जी हम असला नहीं देते आपको, हम्म आपका सारा असला की डीलें अमेरिकन के साथ हैं, हम्म और बहुत सी ट्रेनिंग्स आपकी अमेरिकन के साथ हैं। ये ब्रिगेडियर हारिस साहब समझते हैं मेरी बात को कि बहुत सी ट्रेनिंग अमेरिकन के साथ हैं, तो वो जवाब दे देंगे। अब आपने क्या किया? नहीं, मैं ये कह रहा आपने हूं बड़े कि ये सी पैक का रिएक्शन है कि उसको रिवाइव कर रहे हैं, या सचमुच वो जो समझते रहे हैं, क्योंकि अभी तक 1 साल से नहीं नहीं अमेरिका नहीं से नहीं, जो सर सर वाइब्स आ रही सर हैं। मेरी बात सुन, हाँ, मैं पूछ रहा हूं मैं सिर्फ। सर मे, सर मेरी गुजारिश समझे। हम्म अब जो मैं आता हूँ सी पैक पे भी, हम्म अब ये जो जवाबन कार्रवाई हुई, हम्म बड़े शौक से इन्होंने एक करारदाद मंजूर कर ली हम्म अमेरिकन के खिलाफ। हम्म अब मैं नहीं कह रहा, हम्म ये नजम सेठी साहब कह रहे हैं हम्म कि इसहाक डार और ख्वाजा आसफ अमरीकी सफीर से मिलते हैं और जाके तरले मिलते हैं कि बस जी गलती होगी आइंदा नहीं होगा। तो आपकी इतनी नजम सेठी औकात को नहीं कौन है तो आप बताता है? नहीं करते। वो अमेरिका से तरबियत याफ्ता हैं, कौन बताता है? तो अमरीकियों ने, उनको उनके अमरीकियों ने खिलाफ भी बताया लड़ते होगा। रहे हैं पहाड़ों पे। सर जी उन्होंने, उनको अमरीकियों ने बताया होगा, मैंने तो नहीं बताया ना। मैंने तो इसीलिए उनका नाम इस्तेमाल किया है, तो मैंने इसलिए उनकी सवाल बात कर सामने दिया है। है। अब देखिए, देख मीर साहब एक बात हम्म गौर तलब है, हम्म इस वक्त दुनिया में जो एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं हम्म, उनको शिकस्त हो रही है। ठीक। कैसे? अमेरिका में आप देख लिए ट्रंप आ गया है, हम्म ये जो बरतानिया वाला है रशी, रशी तो मेरा ख्याल है अमेरिका चला जाएगा, उसके पास ग्रीन कार्ड है, वहां जाके रहना शुरू कर देगा। हम्म इसी तरह जो भारत में अभी इलेक्शन में हुआ, हम्म तो क्या आप समझते हैं कि मोदी वहां जीता है? हम्म मोदी को तो शिकस्त हुई है। हम्म मोदी का तो जो उसने बनाया हुआ था फिगर, हम्म, वो तो उसको मिला नहीं। ठीक बात। पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल है। हम्म, तो दुनिया बदल रही है, ये ठीक। हमारे लोग हम्म फैसला करने वाले नहीं समझ रहे। अब जो चीन, आपने मिसाल दी इसकी सी पैक की, हम्म चाइना से इनको क्या मिला? वो चाइना चले, वाले भी तो यही चलिए कहते हैं। बल्ला साहब अच्छा, आते हैं, हम अच्छा, आते हैं। अदम हाँ, इस्तेहकाम, हम जो अमेरिका का रोना है वही चाइना का रोना है। तो ठीक है, अब हम ब्रिगेडियर साहब की तरफ बात करके फिर आपकी तरफ आते हैं। अभी हमारे पास बहुत वक्त है। ब्रिगेडियर साहब, ये सारे 3 सवाल मैंने रखे थे बजट के हवाले से, और ये करारदाद जब अमेरिका ने पास की उसके जवाब में हमने करारदाद पास की, और ये जो अज़्म इस्तेहकाम का मसला था उसके बारे में जो रद्द-ए-अमल आता है। अरशाद आरिफ साहब ने आगाज़ किया उसी से, हमारी इस करारदाद से। पीजे मीर साहब ने कुछ उसमें बजट और महंगाई और दूसरे मसाइल रखे, और बजर बिल्ला साहब को आपने पूरी तरह सुन भी लिया है। आप इन मसाइल पे क्या कहते हैं, ख़ास तौर पर इस मसले पर जो करारदाद पास हुई है? देखें, इसमें हमें भी सब बात यह है कि बिल्कुल डायरेक्ट इंटरफेरेंस की जिस तरीके से 300 से ऊपर उनके पास की है, दे हैव नो राइट। और सेकंड ये है कि बहुत ज़रूरी था करारदाद भी ठीक पास की है, लेकिन इस करारदाद में पूरी कौम को इकट्ठा होना चाहिए। ऐसे मौके पे जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी को इफेक्ट करती हो या हमारे नेशनल इश्यूज को इफेक्ट करती हो, उसमें सबकी कलेक्टिव एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, ताकि आइंदा किसी को ना, क्या इंडिया में जो कुछ हो रहा है किसी ने बात की, उसके बाद पाकिस्तान में जो इंडिया कर रहा है कुछ बात करता है, जब पाकिस्तान की बात आती है तो सब पकड़े हुए बात करनी चाहिए। हमें अपने कानून जरूर करनी चाहिए। और सब भी, और नेशनल इशू की चाहे अदम इस्तेहकाम की बात करते हैं, हमें आपको चाहिए तो ये कहते हैं कि हमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एंड ये श्योर कि अगर हमें असम्बली में लाके डिस्कस कर लेंगे और हमें सिक्योरिटी फोर्सेज हमें आगे ब्रीफ कर देंगे तो वी माइट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। ये ऑपरेशन तो पहले से चल रहे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, इट इज नथिंग न्यू। इसमें फ़र्क ये है कि आप इस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, इनको जदीद आलात दे रहे हैं, इनकी नाइट फाइंडिंग कैपेबिलिटी इंप्रूव कर रहे हैं। आप जो फोरेंसिक लैब्स होती हैं उनके एनालिसिस करेंगे, नेक्टा को शेयर करेंगे, इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्रॉपर होगी, आप बॉर्डर को सील अच्छे तरीके से करेंगे ताकि इंफिल्ट्रेशन वहाँ से ना हो सके। ये चीज़ें करने की हैं। और उसके साथ इम्पॉर्टेंट ये कि नेशनल एक्शन प्लान की कुछ जो एक्शन नहीं हुए जिससे हमारे मुल्क को बड़ा नुकसान पड़ा है वो अमल करेंगे। फॉर इंस्टेंस बताइए, जुडिशल रिफॉर्म्स हमने नहीं की, मद्रासे काम नहीं किए जो सबसे इसके मेन पिलर थे।
आप जब तक लड़ाई करते रहेंगे, जुडिशरी उनको बेल देती रहेगी, उनकी सजाएं माफ करती रहेगी, मदरसे उनका ब्रेन वॉश होते रहेंगे, तो व्हाट इज द पर्पस? एक मार रहे हैं, उधर नस्ली बनती जा रही है। तो इट हैज टू बी वर्किंग टुगेदर। इसमें पूरी कॉम सेकंड फौज ने जो बात की है वो ये कह रही है, इसमें ये है कि खिलाफ तो फौज लड़ेगी, बिल्कुल लड़ रही है और लड़ती रहेगी जब तक खत्म नहीं। लेकिन जो है उसके लिए पूरी कौम को इकट्ठे होना पड़ेगा, हुकूमत, अवाम और फौज मिल के व्हेन यू फाइट टुगेदर एज अ नेशन देन यू कैन एलिमिनेट इट। ये चीजें इसके खद्दोखाल जरूर इसको असेंबली में ले आए, डिस्कस करें, इन कैमरा ब्रीफिंग भी करें, लेकिन बी वेरी फर्म कि हमने इसको खत्म करना। देखिए इससे एक साल से बहुत दर्ज हो गया इसके अंदर, हमारे कितने फौजी, कितने सेना फोर्सेज, कितने हमारे अवाम KPK के हमारे भाई लोटेशन के शहीद हो रहे हैं। वी कांट अफोर्ड इट। ठीक है, और हमें अपनी रेट कायम करनी है, दैट इज द इशू। ठीक बात, ठीक बात। नाज़रीन, हम एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद बात को दोबारा शुरू करते हैं। हमने 3 मसले उठाए थे, हर एक ने अपने अपने अंदाज में अपने अपने मसले पर जिसको ज़्यादा अहम समझते थे उस पर ज़्यादा एम्फेसिस किया, लेकिन ओवरऑल हर मसले पर सबकी तवज्जो रही। मैं तो अर्ज़ किया मैंने कि आज मैंने सवाल नहीं पूछ रहा, रहनुमाई दरकार है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन कराम, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि मैं आज सवाल नहीं कर रहा बल्कि रहनुमाई दरकार है मुझे अपने इन बड़े सीनियर साथियों के साथ कि रहनुमाई करें पाकिस्तान की सूरत हाल में। शाह साहब, आपने एक मसले पर ज़्यादा जोर दिया और दुरुस्त तौर पर दिया, दूसरे मसलों की तरफ भी कुछ साथियों ने इशारे किए हैं। आप कुछ रहनुमाई करें कि अब हम कहाँ खड़े हैं। वो अब दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए आते हैं तो पार्टियाँ खड़ी हो जाती हैं, वो कहती हैं पंजाब में जाके कार्रवाई करो, उधर क्या कर रहे हो। दूसरी तरफ शकूक भी अपनी जगह दुरुस्त हैं, जैसे कि मैंने MQM का हवाला दिया कि वो चीखते रहे कि ये कार्रवाई शुरू हुई सिंध में और अब इंतहा पे पहुंची तो उनके ख़िलाफ़ बहुत सारी बातें हुआ करती हैं। और तीसरी तरफ ये बात है कि हमारा बजट जो है, अब मैं 2 अरकान की फैमिली है हमारी, घर बहुत बड़ा नहीं, छोटा घर है, उसमें आधा हिस्से को बिल्कुल लॉक है, उसका बिल 2000 है, लेकिन जिस हिस्से में हम रहते हैं उसका बिल 1,14,000 आया। मुझे तो समझ नहीं आता कि किस तरह आता है। लोग तो महंगाई से चीख उठे हैं। कोई रास्ता नज़र आता है आपको सांस लेने का? नहीं साहब, ये देखें, आपको 1,20,000 का आ रहा है, लेकिन जो लोग बेनिफिशरी हैं इस सिस्टम के, इस मुल्क के, इस रियासत के, वो मुफ्त बिजली ले रहे हैं। ये बजट उस सूरत में मुनसिफाना होता काबिल अमल होता, अवाम बोझ जो है कबूल कर लेते खुशदिली से कि अगर वो जो लोग हैं, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, हमारा जो एलीट, रूलिंग एलीट है, हमारे जो दूसरे लोग हैं ताकतवर, उन पर भी कोई बोझ डाला जाता। उनको तो मराद दी जा रही हैं। पाकिस्तान दुनिया के किस मुल्क में अब बता दें, सिवाय जो 2-4 रियासतें बादशाह जहां है उसमें बरतानिया शामिल नहीं है, कि वहां का कमिश्नर जो है उसका घर व्हाइट हाउस से बड़ा हो। यानी लाहौर के कमिश्नर हाउस जो है वो व्हाइट हाउस से बड़ा है, वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट से बड़ा है। अच्छा, और ऐसे कई घर हैं, यानी सरगोदा का कमिश्नर हाउस के बारे में भी यही कहा जाता है, फैसलाबाद के कमिश्नर हाउस के बारे में भी यही कहा जाता है, कई और जगह पे हैं। उनको बिजली मुफ्त है, उनको 10-10 मुलाजमीन मुफ्त हैं, 10-10 गाड़ियां मुफ्त हैं, पेट्रोल मुफ्त है। और हम जो कुछ टैक्स दे रहे हैं, ये 12,000 अरब जो टैक्स वसूल किए जाएंगे, इसका बेशतर हिस्सा इनकी मराहत पर, इनकी सहूलतों पर, इनके तनख्वाहों पर, इनकी ऐशो इशरत पर खर्च होगा। ये जो होगा कानूनी तौर पर, और गैर कानूनी तौर पर जो लूटा जाएगा, जो बैरून मुल्क इनके अकाउंट्स में जाएगा, वो इसके अलावा होगा। तो ऐसी सूरत में ये एक जालमाना बजट है, नाकाबिले अमल बजट है। इससे सिवाय पाकिस्तान में 2 इम्कानात मौजूद हैं, या हम इस IMF की पैकेज के बावजूद डिफॉल्ट कर जाएं, इसके इम्कानात मौजूद हैं, और दूसरी सूरत है कि खुदा न खास्ता मुल्क के अंदर अनारकी फैल जाए। अब आप बताएं कि मेरे पास ऐसे लोग आए जिनकी माहाना आमदनी जो है 50,000 है और 40,000 का उनको बिल आया हुआ है। अब वो 50,000 में से 40,000 बिजली का बिल देने के बाद 10,000 में वो खाएंगे, वो बच्चों की तालीम पर खर्च करेंगे, सेहत और तिब्बी सहूलतों पर खर्च करेंगे, क्या करेंगे?
किराया देंगे। दफातर में लोगों ने मुलाजमतें छोड़ना शुरू कर दी हैं। आपके इल्म में भी होगा, मेरे इल्म में ऐसे वाकयात हैं कि जी हम आने जाने का किराया अफोर्ड नहीं करते। लोग लाहौर शहर को छोड़ के अपने गांव वापस जा रहे हैं और ये गुज़श्ता 1.5 साल से ये सिलसिला जारी है। तो ये बजट जो है ये नाकाबिल अमल है। इससे पाकिस्तान को तबाही के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो वजीर खजाना साहब हैं, जो बैंकर हैं, उन्होंने सिर्फ खून नचोड़ा है उस मिडिल क्लास का जो इस मुल्क के लिए कमाती है, जो इस मुल्क के लिए जिसके अंदर कोई मेहनत का मादा है, जो तजुर्बाकार है, हुनरमंद है और जो जहानत रखती है, उसको तबाह किया जा रहा है, मुल्क से भगाया जा रहा है, उसको गुर्बत में धकेला जा रहा है। इसके अलावा तो इस बजट में मुझे कुछ नजर नहीं आया। जिस मुल्क में मिडिल क्लास खत्म कर दी जाए उसका मतलब होता है कि उस मुल्क से जमहूरियत खत्म की जा रही है। पीजे मीर साहब, क्या कहेंगे आप इस सूरत हाल में? बड़ा बिल आ गया मेरा भी, और गैस का बिल भी मैं 50 हज़ार से ज्यादा देता रहा हूँ, 55 हज़ार भी दिया है मैंने। मुझे समझ नहीं आता किस चीज का बिल मैं दे रहा हूँ। आप बिल दे रहे हैं जो इरशाद साहब ने अभी बात की है, उन लोगों का दे रहे हैं जो नहीं दे रहे हैं, आप उनका बिल दे रहे हैं। सीधी सी बात है, और ये आपको खत्म करना पड़ेगा। यह लोग, गवर्नमेंट जो होती है ना जी, वो गवर्नमेंट्स लोगों के लिए होती हैं और लोगों को सहूलत पहुंचाने के लिए, तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं। ये जो गवर्नमेंट है हमारे पास, ये लोगों को तकलीफ देने के लिए है, और इतनी तकलीफ दे देते हैं आज लोग सांस नहीं ले सकते। हर चीज पे जब आपने इतने टैक्सेस लगा दिए हैं, मुझे बताएं आपकी इंडस्ट्री चल रही है? कॉटेज इंडस्ट्री तो बैठी भी है। इंपोर्ट, मैं पहले कह रहा था कि देखो तुम चाइना को तुम कहते हो ना फ्रेंड फोन कोई नहीं होता, इंटरेस्ट होते हैं। तुम उनको बोलो पाकिस्तान में अपनी फैक्ट्रियां लगाएं। आपकी शू फैक्ट्री उड़ गई है बिल्कुल, क्योंकि सारा चाइना से सस्ता सामान आ रहा है। यही तुम पाकिस्तान में लगाओ, लेबर भी जाएगी काम पे, उनकी फैक्ट्री भी चलेगी, एवरीथिंग इज गुड। हाँ, अब एक अच्छी चीज कर रहे हैं। अभी मिनिस्टर जो इंडस्ट्रीज है शाफे, उससे मेरी मुलाकात हुई। मैंने कहा शाफे आप क्या कर रहे हो? बड़ी अच्छी बात बताई। सोलर पैनल्स ये जो इंपोर्ट कर रहे थे, अब ये पाकिस्तान में ढूंढ रहे इन्वेस्टर्स के को लेके आए, हम इधर बनाएंगे और सस्ते बनेंगे, क्योंकि आगे सोलर भी चलना है। आपने बिजली आपके पास यहाँ से कितनी भी आप कर लें, हम उतनी आप कह लो कि टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और ये कहाँ बढ़ी है, जो लोग सोचते नहीं है। करोड़ों आपके पास टेलीफोन्स हैं जिनको चार्जिंग के लिए डेली आपको मिनट टू मिनट लगा हुआ है। बिजली तो यहाँ आपकी जा रही है, ठीक है जी। उसके बाद आपके ये एयर कंडीशनर्स हैं, आपके फ्रिजेस हैं, हर चीज ये सारा आपका कंज्यूम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो बाकी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ जाएगी? मुझे बताएं कहाँ से आएगी? इंडस्ट्री को चाहिए। आप मेरे ख्याल मीर साहब मेरे साथ गए थे जब हम कायदे आजम सोलर पार्क में गए थे। वो इंजीनियर ने कहा जी सस्ता काम किया है, 1 शिफ्ट एनर्जी लगाई हुई है सोलर कायदे आजम सोलर पार्क, ये 2 शिफ्ट लगा देते तो रात को भी आपको बिजली बिल। हम है पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश, और यही वजह है कि आज हम इतने डेट में पड़ गए हैं और आवाम थक गई है। तो आप करें तो करें क्या? अब बात एक ही आती है कि आप अपने घर को ठीक करो, सबसे पहले ऑस्टेरिटी दिखाओ, फिर ठीक बात है। आपकी मर्जी होती है। जहाज ने कराची लैंड होना है, आप लाहौर करवा देते हैं। कितने 8-10 लाख रुपए का पेट्रोल आना तो जाने का लग गया। मुझे बताइए 20-25 लाख का तो यूं एक घंटों के अंदर आपका खर्चा आता है। ये छोटी छोटी चीज जिसको हमने रेक्टिफाई करना है। आप इसको ये अच्छा, करारदाद की आपने बात की थी, ये क्यों करते हैं इस तरह? ये इसलिए करते हैं क्योंकि अब पाकिस्तान वो नहीं है, पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ द ग्लोबल विलेज, और ग्लोबल विलेज के अंदर जब हम जीएसटी के साथ भी हैं, हर चीज के साथ हैं, तो वी आर अकाउंटेबल इंटरनेशनली। ठीक, तो जब हम नेशनली अकाउंटेबल होंगे तो अपने घर को ठीक करना है आपने। ठीक बात, आपने ओवरस्पेंड नहीं करनी। ठीक बात कर रहे जी। मजहर बिल्लाह साहब, गुफ्तगू आपने सुनी हमारे 2 मुअज़्ज़ज़ पार्टिसिपेंट की, क्या कहते हैं? आपकी भी राय वही लगती है मुझे, तो मुझे तो इसका मतलब बिल देना ही पड़ेगा। पहले 2-3 चीजें हैं जिन पे मैं बात करूंगा। पहली बात तो ये है कि इस मुल्क में 80% वो लोग हैं जिनकी आमदनी 25 से 30 हजार के दरमियान है, यानी 30 हजार से कम है। ठीक, इस बात को फेडरल सेक्रेटरीज भी मानते हैं कि ये आप दुरुस्त कह रहे हैं जी, 80% लोगों की इनकम इतनी है। मुझे आप बताइए
कि जिस मुल्क के 80% लोगों की इनकम 30,000 से कम हो, उस मुल्क में रहा जा सकता है? 80% का मतलब है 20 करोड़ पाकिस्तानी। 20 करोड़ पाकिस्तानी वो हैं जिनकी इनकम 30,000 से कम है, और ये जो ऊपर वाले 3.5 करोड़ हैं, ये बेचारे टोपियां बदल रहे हैं। वो इरशाद आरफ साहब से उधार ले लिया, बिल जमा कराना है, कभी आपसे ले लिया, यार वो बच्चों की फीस जमा करानी है, कभी ये आपस में, ये जो मिडिल क्लास है ये बेचारे इस तरह गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो अशराफिया है पाकिस्तान की, ये देखे मीर साहब बड़े, पीजे मीर साहब बड़े सादा आदमी हैं, शाफे की बातों में आ गए। ये पाकिस्तान में हमने देखा, ये जितने जागीरदार जालिम, इनको कभी देखिए सेमिनारों में तकरीरें करते तो ये इंसानी हकूक के बड़े चैंपियन बनेंगे और अपने इलाकों में वही जुल्म करेंगे। शाफे साहब से ये पूछे ना कि वो जो आईपीपीज हैं, इनके गले क्यों नहीं दबाया आपने? ये पाकिस्तानी जो लूट रहे हैं आईपीपीज के नाम पर, ये वही पाकिस्तानियों की कंपनियां है ना, जो डॉलरों में पैसे ले रही हैं। खून चूस लिया इन्होंने लोगों का, उनके गले अभी तक सलामत क्यों है? उनको काटा क्यों नहीं गया? और ये जो बात है, ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये जो हमारे सरकारी अफसरान हैं या हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं, इनको तो ना बिजली का बिल आता है हुजूर, ना इनको गैस का बिल आता है, ना पेट्रोल का, इनका तो खर्चा ही कोई नहीं। नौकर भी सरकारी हैं, खाना भी सरकारी, पीना भी सरकारी। और अब इन्होंने क्या किया, गरीब आदमी के हवाई टिकट पर भी टैक्स लगा दिया। और अशराफिया ने अपने लिए क्या किया कि जो 25% था पहले इनके टिकटों का कोटा, उसको 30% कर दिया। बिजनेस क्लास में ये जाएंगे, इनकी फैमिलियां जाएंगी। तो पाकिस्तान में ये जो शाह साहब ने फरमाया ना कि जालमाना बजट, ये जालमाना निजाम की पैदावार, ये जालमाना बजट है। इसलिए कि पाकिस्तान में तो शुएब से लेकर अभी ये जो औरंगजेब रमदे है, इस तक एक यासीन वट्टू मेरा ख्याल पाकिस्तान का वजीर खजाना आया था। बाकी तो ये सारे आईएमएफ से सबक पढ़ के आते हैं जी। ये तो उधर से, ये आपका वजीर आजम कह रहा है जी आईएमएफ का बजट हमने बनाया, मैंने तो नहीं कहा। तो इस मुल्क के गरीब तबके के लिए कोई नहीं सोचता, आम लोगों के लिए कोई नहीं सोचता। लोग टैक्स देते हैं। ये पीजे मीर साहब लंदन रहे हैं, वहां कम्युनिटी स्कूलों में नहीं बच्चे पढ़ते। यहाँ पाकिस्तान में एजुकेशन के नाम पर भी एक कारोबार है, ठीक बात के नाम पर भी कारोबार है। ठीक, मतलब बिल्ला साहब दोबारा आते हैं। ब्रिगेड साहब से हमारा आखिरी जुमला, मीर साहब आखिरी जुमला कह ले दीजिए। लोग टैक्स देते हैं, उनको सेहत की सहूलतें मिले, तालीम की सहूलतें मिले, जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ मिले। पिछले 1.5 साल से तो लोगों की इज्जत भी महफूज नहीं है। मैं उस तरफ आ रहा हूँ। वो जो हम अज़्म इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं, आप इस सेगमेंट में उस पर बात करेंगे। बगेड़ी साहब से हमारा राब्ता नहीं हो रहा, इसलिए हम बाकी साथियों से तीसरा सवाल जो है, अहम सवाल है, उस पर गुफ्तगू करते हैं। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन इकराम, सवाल तो वही हैं जो मैंने तो 3 सवालों में रखा था और कोशिश की थी कि जो पार्टियों की ये टसल है, बयानबाजी है, उस पर अवॉइड ही करूँ, और अब भी कर रहा हूँ। शाह साहब, आपने 2 सवालों के बड़े अलग अलग बड़े मुफस्सल जवाब दिए हैं, बजट के हवाले से भी और ये जो करारदाद अमेरिका ने पेश की थी उसके हवाले से भी। अब तीसरा सवाल जो हम कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि अज़्म इस्तेहकाम, कि हम कोई कार्रवाई करेंगे। ज़रूरत तो है वहाँ, जिस तरह की दहशत गर्दी हो रही है, सूबाई हुकूमत काम नहीं कर रही। फजल रहमान कहते हैं रात के वक्त में जलसा नहीं कर सकता और कुछ नहीं कर सकता, उन पर हमले भी हुए हैं, लेकिन यूँ ही करारदाद आती है वो खड़े हो जाते हैं। नहीं साहब, हमसे पूछा नहीं गया। पोलिटिकल पार्टियों को काम करने दिया जाए। ये पोलिटिकल पार्टी क्या कर सकती हैं? कुछ कर सकती हैं? इनमें किसी में दमखम है? और कौन सी पोलिटिकल पार्टियां करेंगी? सारी चाहती हैं कि कार्रवाई ना हो। तो क्या क्या सूरत हाल क्या है? मुझे समझ नहीं आ रही, आप कुछ मदद कीजिए। जी सर, पहली बात तो यह है कि हुकूमत खुद कंफ्यूजन का शिकार है। वो अभी तक वाजे नहीं कर पाई कि कोई ऑपरेशन है, ये कोई विजन है, या ये कोई हिकमत अमली है। क्योंकि 3 लफ्ज हमें सुनने को मिल रहे हैं। एक, पहले दिन इसको ऑपरेशन कहा गया, फिर वजीर आज़म ऑफिस ने इसको कहा कि ये विजन है, फिर एक ब्रीफिंग हुई जिसमें बताया गया ये एक हिकमत अमली है। अब हिकमत अमली के और तकाजे हैं, विजन के और तकाजे हैं, ऑपरेशन के और तकाजे हैं। ये जब तक कंफ्यूजन दूर नहीं होगा आगे नहीं बढ़ा जा सकता, नंबर 1। दूसरा ये है कि अभी मौलाना फजल रहमान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिन इलाकों में ऑपरेशन हो चुके हैं
वहाँ क्यों दहशतगर्दी बढ़ गई है? ये एक बहरहाल संजीदा सवाल है कि ऑपरेशन तो हो चुके हैं और ऑपरेशन की उन ऑपरेशन शाह की साहब, कामयाबी का गुस्ताखी ऐलान माफ भी हो होती है, चुका। मैं बीच में नहीं बोलना चाहता। वो आमतौर पर यह कहा जाता है कि जी इन्होंने ला के तालिबान को ला बसाया था। मैं ये बात इसलिए नहीं कहना चाहता कि बात पार्टीजन हो जाती है, लेकिन क्या नहीं, हमारी हिकमत अमली भी कोई गोल बोल नहीं रही है? कभी ये, कभी वो, कभी बातचीत, कभी लड़ाई मार, हम नहीं, ये इसका मतलब है कि ये फिर ये जिन लोगों ने ऑपरेशन किया या देखें, इत्तेफाक राय था ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब पे, इत्तेफाक राय था मुज़ाकरात पे। ये आपको याद होगा कि जब ये जो लोग लाए गए हैं उस वक्त एक पार्लियामेंट का इन कैमरा इजलास हुआ, उसमें ब्रीफिंग दी गई और उसमें इत्तेफाक राय हुआ कि उनसे मुज़ाकरात किए जाएं और अब अमन का रास्ता दिया जाए, मुसल्लह तंजीमों को अमन का रास्ता दिया जाए, अमन का रास्ता दिया गया। और जिस दिन तक साबका हुकूमत मौजूद थी उस दिन तक कोई दहशतगर्दी का वाक़या नहीं हो रहा था। उसके बाद जब आप उससे पीछे हट गए अमन का रास्ता देने से या उस विजन से जो लोग कहते हैं जब हुकूमत हट गई तो ये हुआ नहीं, मैं अब नहीं, हुकूमत हटने से नहीं हुआ। अच्छा। वो उस वियन या उस हिकमत अमली से या उस जो तयशुदा बात थी उससे आप पीछे हट गए। तो उसके नतीजे में मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि उसके नतीजे में वहाँ दहशतगर्दी बढ़ गई। अब जो आपने इब्तदा में कहा था कि जो कराची में हम देख रहे हैं, अगर सियासी कुव्वतें, कोई सियासी कुव्वत भी ये समझती है कि इसका मकसद हमारे खिलाफ कार्रवाई है, दहशतगर्दों के खिलाफ नहीं है, तो जाहिर बात है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेंगे। लेकिन जो भी हो, ये वियन है या हिकमत अमली है या ऑपरेशन है, इसके लिए कौमी इत्तेफाक राय जरूरी है। और मैं इसको तो एक और अंदाज में भी देखता हूँ, अगर इस ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम के नतीजे में कौमी इत्तेफाक राय पैदा हो जाता है और ये जो डेडलॉक हुकूमत अपोजिशन में आ रहा है, ये डेडलॉक को तोड़ने का सबब बनता है और इसके नतीजे में मुल्क के अंदर इस्तेकाम आता है, तो ये तो बाबरकत बात होगी कौम के लिए। चले बड़ी ठीक बात है। मैं तो इस तरह भी देख रहा हूँ कि अगर हुकूमत कोई अकल आ जाती है कि छोड़ें जी, जो इंतकामी कार्रवाइयाँ होनी थी हो चुकी, अब हमें आगे बढ़ना है और इलेक्शन से अगर सबक नहीं सीखा तो कम से कम इस ऑपरेशन से सबक सीखें और कौमी इत्तेफाक राय पैदा कर लें, तो ये बहुत बड़ा कौम के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन मुझे लगता यूँ है कि ये कंफ्यूजन का शिकार हो गया सारा मामला और इसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा तहम्मुल की जरूरत है, बहुत ज्यादा बर्दाश्त की जरूरत है। ठीक शाह साहब, ठीक बात है। मैं दोबारा आता हूँ आप पीजे मीर साहब। शाह साहब फोकस हैं एक खास नुक्ता नज़र के साथ बात को समझाने में और समझने में। आप इस पर क्या कहते हैं? ये सारी बातें हमने की हैं, कुछ रहनुमाई करें आप भी हमारी, क्या करें हम? ये जब तक आपके जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, ये मिनिस्टर्स हैं या गवर्नर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स और इधर उधर, जब तक ये आज़ादी से काम नहीं करेंगे और लोगों के व्यूज सीनियर लीडरशिप को नहीं देंगे, ये मैं किन किन के नाम लूं? पीटीआई में नाम ले लूं, नून में ले लूं, पीपल्स पार्टी में ले लूं, नीचे लोग रोते हैं कि हमारी तो सुनता कोई नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो करना होता है आपके टॉप वो जो किचन कैबिनेट होती है वही करती है। तो जब किचन कैबिनेट ने पूरे मुल्क के फैसले करने हैं, तो ये जो बाकी जो है ये तो सारे क्लोन्ड है बेचारे, ये कोई बात नहीं कर सकते। हालांकि इन सब में मैं समझता हूँ कि काबिलियत है, ये बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन सुनने वाला है इनका कोई नहीं। इनको तो सुनते हैं लोग, ये जब ऊपर से आवाज देते हैं इलेक्शन के अंदर, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आप तो करते नहीं। फिर उसके बाद अभी एक बिरला साहब ने पिछले सेगमेंट में बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, वो आप हिसाब तो किसी का लेता नहीं हो। मुझे एक सवाल का जवाब अभी आप दे दो, 24 दिन लगते हैं यूक्रेन से एक शिप को ग्रेन के आने के लिए, 8 दिन में कैसे पहुंचे ये मुझे बता दो। और आज आपके जो किसान है उसकी कमर टूट गई है, उसकी कमर टूट गई है। कोई इंक्वायरी है? नो इंक्वायरी एट ऑल, नन। आपने अपने किसान को बड़ा गर्क कर रख दिया है और आप कहते हैं कि हमने आगे इस मुल्क को लेके जाना है। और भाई अपने आप को रेक्टिफाई तो करें ना, इंक्वायरी तो कोई करें। ठीक बात। क्यों नहीं करती? ये जो इंटरिम गवर्नमेंट आई थी इसकी इंक्वायरी क्यों नहीं होती है? कैसे गंदम खरीदी गई? ठीक है आपकी बात। और दूसरी चीज, एक और जो चीज है, आप इंक्वायरी करें गुलाम सरवर खान की, जो पीटीआई का मिनिस्टर है, कि उसने किस तरह इंफॉर्मेशन दे दी कि पीआईए के पायलट्स के पास जज डिग्रीज है। किस तरह की दी है यार? उनके तो हर 3 महीने के बाद उनके सिमुलेशन ये कोर्सेज होते हैं
आपने असेंबली में आके इस तरह बात कर दी, पीआईए का बड़ा जनाजा निकाल दिया आपने पकड़ के। प्राइवेटली उसने कहा है कि मुझे कहा गया था। बिल्कुल मैं इस पे आगे नहीं कुछ कर। जी मजहर बिलास साहब आप क्या कहेंगे? जी 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 मजहर बिलास साहब। एक तो जो आपने आखिरी बात की ना कि प्राइवेटली उसने कहा मुझे कहा गया था, तो मुबीना तौर पर तो ये है कि बहुत सी दूसरी एयरलाइंस ने पैसे खर्चे थे ये बयान दिलवाने के लिए, फिर ये बात भी सामने आ जाएगी। अब गुजारिश ये है, ये जो सवाल है आपके ऑपरेशन के हवाले से, हमने जायजा ये लेना चाहिए। आपने वैसे मैं आपके सवाल की वजाहत नहीं करना चाहता कि जो उन्होंने ये कहा था कि मुझे किसने कहा वो मैं कहना नहीं चाहता। बाकी आगे आगे चलिए आप। मैंने अपनी मुबीना तौर पर कह फिर पैसे उसी ने लिए हुए जिसने कहा है। मैं पीजे मीर साहब जी पीजे मीर साहब आप कह लीजिए जो आप कहना चाह रहे हैं। नहीं देखें, एयर मार्शल अरशद खान ने बताया ये बात, पहले एयर कॉमोडर जफर ने की, मैंने तो अंदर इसकी पूरी इंक्वायरी की, उन्होंने मुझे बताया जी कि इस तरह बात हुई है, और उन्होंने जाके विदाउट एनी इंक्वायरी और एनी क्वेश्चनिंग उन्होंने जाके असेंबली में कह दिया। आपका CAA उसने उसका नोटिस ले लिया, आपका आपके पीआई की डायरेक्ट फ्लाइट्स कहाँ चलेगी, बंद होगी। ठीक 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 हो गई बात। पीजे से दूसरे फायदा उठा रहे हैं। हाँ जी मजहर बिलास साहब अब आराम से बात कीजिए। पहली बात तो ये है कि हमारे वजीर इतने सादा नहीं होते कि किसी को कहने पे आराम से ये कह दें, इनकी हर बात के पीछे तो बात है। मेरी बात छोड़ दीजिए, वो आगे चलिए आप। अच्छा, आपने हवाला दिया कराची ऑपरेशन का, सिंध ऑपरेशन का। देखिए हमें जायजा ये लेना चाहिए कि आज तक पाकिस्तान में जितने भी मिलिट्री ऑपरेशन हुए, कहा वो ईस्ट पाकिस्तान में हुआ, कहा वो बलोचिस्तान में हुआ, कहा सिंध में हुआ, उसके या खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, उसके नुकसान हुए, उससे कोई मस्बत बात नहीं आई, कोई ठंडी हवा के झोंके नहीं आए, बल्कि नफरतों के शोले जो है वो भड़के हैं। अब ये जो दहशत गर्दी है, ये हमें कहा जाता है जी सरहद पार से आते हैं, मान लिया। पिछले 22 साल से ये दहशत गर्दी खत्म क्यों नहीं हो रही? कितने ऑपरेशन करेंगे? और हमारे 70,000 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। हमारी मीशत को इसका बड़ा नुकसान हुआ है, अरबों डॉलर नुकसान हुआ है हमारा, हमारी मीशत कमजोर हो गई। अब ये जो सवाल है कि सरहद पार से आते हैं, तो जो सरहदों की हिफाजत पे हमारे लोग हैं वो ना स्मगलिंग को रोक पा रहे हैं, ना बंदों को रोक पा रहे हैं। तो क्वेश्चन तो उनसे बनता है कि भाई आपकी कारकर्दगी पे सवालिया निशान है कि आप स्मगलिंग रोकने में नाकाम हुए और आप बंदों को भी नहीं रोक। आप मुझे इंडियन बॉर्डर है हमारे साथ, आप इंडिया जाके दिखाएं ना, कोई नहीं आपको जाने देगा। मेरा ख्याल है शायद वही इजाजत मांग रहे हैं कुछ करने की। नहीं, वो देखिए उनके यहाँ तहरीक चली खालिस्तान की, किस तरह उन्होंने रोक ली। हमारे यहाँ नहीं वीर साहब, फिर ये सालों साल नहीं, ये तो देखिए लोग बेचारे सजा भुगतते हैं। ठीक इस इलाके में ऑपरेशन होता है, हाँ जी, वो उनके घर उजड़ जाते हैं, बस्तियां उजड़ जाती हैं। पिछले 22 साल से ये काम नहीं हो पा रहा, तो इसकी कहीं ना कहीं गड़बड़ है, हिकमत अमली में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। वरना ये हो नहीं सकता कि कहीं ऑपरेशन हो और सफाई ना हो। और जो मौलाना ठीक है, अपना मजहर बिलास से मैं दोबारा आता हूँ। एक नई सूरत पैदा हुई है, उसका तज़किरा मुख्तसर तौर पे मैं आखिरी सेगमेंट में करना चाहूँगा एक वक्फे के बाद। जी नाज़रीन कराम, वक्त का हर काम में एक नई सूरत ये पैदा हुई है जो मैं पूछना चाहता हूँ अपने तीन साथियों से, वो मुख्तसर जवाब दे सकेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया है, तो शाह साहब क्या करेंगे हम? इतनी जल्दी इंतखाबात करा लें हम, और करा लेंगे तो क्या वो क्रेडिबल होंगे? बिल्कुल करा लेने चाहिए, फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, ये इलेक्शन कमीशन तब्दील किया जाए पूरे का पूरा, और जो इलेक्शन हर सियासी जमात को, हर सियासी शख्सियत को उसमें हिस्सा लेने का होना चाहिए, मौका मिलना चाहिए, किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इंतखाबात जो हैं इतनी जल्दी मुतहम्मल हो सकते हैं हम? जी कोई बात नहीं है, देखें चले ठीक है, आदमी इस्तेकाम से बेहतर है कि इस्तेकाम तो आ जाएगा। चलिए इनका ख्याल है कि नए इंतखाबात अगर नए इलेक्शन कमीशन ने तय कराए जाएं तो फेयर एंड फ्री होंगे। पीजे मीर साहब क्या कहेंगे आप?
मुमकिन है नए इंतखाबात इतनी जल्दी? मेरे साहब के दो पहलू हैं, होने भी चाहिए लेकिन नहीं भी होने चाहिए। अच्छा, होने क्यों चाहिए? क्योंकि पूरी दुनिया को शक है। उसने आपने जिस तरह आपने असेंबलीज में देख लिया बाहर की, यूरोपियन यूनियन में अभी तक नहीं आया, लेकिन ये सारों ने अपने रिजर्वेशंस दे दिए। अब ये आप करवाते हैं, फिर अभी के जो डील्स आपकी हो गई हुई हैं, अभी के जो आपने एग्रीमेंट्स कर दिए हुए हैं या MOUs किए हैं, क्या हमारी कंटिन्यूटी पॉलिसी रहेगी? क्या ये जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर अब आए, क्या इसको यू टर्न कर दिया जाएगा? ये क्या आप करेंगे? ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल है कि होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। होने जरूर चाहिए, बिकॉज जो मर्जी आप कह लें, बेईमानी हुई है। अच्छा जनाब, ये कहते हैं होने भी चाहिए, नहीं भी होने चाहिए, होंगे भी तो बेईमानी होगी, क्या कहते हैं प्रहलाद साहब? साहब, ये किचन कैबिनेट के फैसले कौन मानता है? आपको अंदाजा होगा, पता नहीं फैसले कैबिनेट में नहीं होते। हाँ। गुजारिश ये है कि शाह साहब ने जो बात की है ना, कि एक गंदे बदकार निजाम से, जाली निजाम से, धांधली वाले निजाम के तितर है, सियासी इस्तेकाम के लिए आप इलेक्शन कराएं और नया इलेक्शन कमीशन और RO भी जो है वो अदलिया से आए। ये नहीं कि कोई DC को लोगों के खिलाफ पर्चे दे। वो आप कहेंगे कि अदलिया से लाने से पहले आप काजी फाइज ईसा को फायर कर दें? नहीं, फाइज ईसा हो जाए, क्योंकि इफ्तिखार चौधरी की अदलिया जो थी उसके इंतखाबात भी किसी ने नहीं माने थे। देखिए, फाइज ईसा गलत फैसला कर सकते हैं, ये तो नहीं कि वो दुरुस्त फैसला कर पाए, या हम कहें कि वो उनका हर फैसला दुरुस्त। नहीं, मैं नहीं कह रहा। हम तो ये कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ना बने और RO जो है वो DC ना हो, इंतजामी अफसर ना हो, अदलिया से ले जाए और इधर उधर की जो मदाखलत है वो भी ना हो। ठीक। वो जो पैसों की बातें हो रही हैं इलेक्शन की रात, वो भी ना कमाए जाए। ठीक है बदर बिल्ला साहब, ये आखिरी खबर थी, बहुत मुख्तसर तौर पर हमने गुफ्तगू की, इस पर बात हो सकती है आइंदा किसी मजलिस में इस पर बात करेंगे। मसला ये है जी कि इंतखाबात होने भी चाहिए, इंतखाबात नहीं भी होने चाहिए, इसकी गारंटी कौन देगा कि इंतखाब शफाफ होंगे? इस मुल्क में बड़े एहतमाम किया जाता है, अदलिया के तहत भी हमने कराया, अदलिया भी डिस्क्रेडिट हुई, फ़ौज के तहत भी कराया, फ़ौज भी डिस्क्रेडिट हुई, अब एग्जेक्टिव के तहत हुए, वो तो डिस्क्रेडिट होनी थी। अब क्या करें, कहाँ से लोग लाएं, फरिश्ते कहाँ से ढूंढें जो हमारे इंतखाबात को साफ़ और शफाफ कराएं, और कौम भी कैसे ढूंढे कि वो उसको मान भी ले और फेयरली इंतखाबात में हिस्सा भी ले सके। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।